हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट उत्तराखंड एग्ज़ाम में। आज की इस श्रृंखला में हम सामान्य अध्ययन से संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ पर देखेंगे जो कि आने वाले एग्ज़ाम जो कि SSSC के द्वारा स्नातक स्तर वीडियो पटवारी लेखपाल का एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। इसको हम यहाँ पर आगे भी जारी रखेंगे। 10 से 15 क्वेश्चन हम यहाँ पर डेली बेसिस पे देखेंगे। इनसे संबंधित जितने भी फैक्ट होंगे साथ ही साथ में देखेंगे, तो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए यह क्लास रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, सार्वजनिक उपक्रम संबंधित समिति, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, एक स्थायी समिति यहाँ पर है हमारी संसद की स्थायी समिति से संबंधित सही कथन का चुनाव कीजिए। फर्स्ट है आपका, इसका गठन 1964 में कृष्ण मेनन समिति के आधार पर किया गया था। राइट हो जाएगा आपका। इसमें सरकार की हिस्सेदारी अधिक से अधिक 51% होती है, तो आपने ध्यान रखना है, अधिक से अधिक नहीं, यहाँ पर गलत हो जाएगा। कम से कम 51%, कम से कम 51% और अधिक से अधिक इसमें 99% या 100% भी यहाँ पर इसकी हिस्सेदारी यहाँ पर हो सकती है। और कम से कम 49% यहाँ पर या अधिक से अधिक 49% प्राइवेट सेक्टर की यहाँ पर निजी क्षेत्र जो होता है हमारा उसकी हिस्सेदारी यहाँ पर होती है। तो सेकंड आपका रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड है आपका, इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं जिनमें 15 लोकसभा और 7 सदस्य आपके राज्यसभा से चुने जाते हैं, तो ये आपका राइट कथन हो जाएगा। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3 सही। आपका यूके SSSC का जो नया पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा है वह यही पैटर्न है जिसमें कथन दिए जाते हैं, 2 से 3 कथन दिए जाते हैं और उसमें पूछा जाता है, क्योंकि पेपर लेंथी बनाना जब होता है आयोग को तो इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर दे देता है। तो हमारा उद्देश्य होगा हम इसी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर देखें। अगर हम अभी से ऐसी तैयारी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल आप सभी के लिए यहाँ पर रहेगा। साथ ही साथ में आपने ध्यान रखना है, PAC पब्लिक अकाउंट कमेटी लोक लेखा समिति यह भी स्थायी समिति है। इसका गठन 1921 में ब्रिटिश भारत के अंतर्गत यहाँ पर हुआ था। इसमें भी आपके 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से आप ध्यान रखेंगे। इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, क्योंकि यह एक स्थायी समिति है तो इसके सदस्यों का यहाँ पर कार्यकाल होता है 1 वर्ष। इसके अध्यक्ष की बात करेंगे हम, अध्यक्ष की बात करेंगे तो यह रीति है, जो लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है उसको ही यहाँ पर इसका अध्यक्ष यहाँ पर चुना जाता है लोक लेखा समिति में। सेकंड है हमारा प्राक्कलन समिति, एस्टिमेट कमेटी इसको कहा जाता है, नोट करेंगे आप। प्राक्कलन समिति एस्टिमेट कमेटी इसको कहा जाता है। इसका गठन आपका 1950 में किया गया था, स्वतंत्र भारत में, गणतंत्र भारत आप कह सकते हैं। और इसमें नोट करने वाली जो चीज़ है, इसके 30 सदस्य होते हैं और सभी लोकसभा से चुने जाते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। जो प्राक्कलन समिति है इसमें 30 सदस्य चुने होते हैं और इसमें सभी के सभी सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं। इसके सदस्यों का कार्यकाल भी 1 वर्ष का होता है और इसका जो अध्यक्ष होता है लोकसभा स्पीकर के द्वारा चुना जाता है। जो यहाँ पर सत्ता पक्ष का होता है उसका कोई भी सदस्य, कोई भी मंत्री, इसका सदस्य यहाँ पर चुना जाता है। इसको आप क्रॉस चेक करेंगे, जो इसका अध्यक्ष होता है वह सत्ता पक्ष से ही होता है, इतना तो श्योर है, लेकिन वह मंत्रिमंडल से होता है या मिनिस्टर होता है, ये आप नोट यहाँ पर क्रॉस चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आयोग यहाँ पर बना रहा है। तो आपने बताना है जो मैगिनॉट रेखा है यहाँ पर, मैगिनॉट लाइन, यह जर्मनी और फ्रांस के मध्य है, दोनों ही यूरोप के कंट्री हैं, ध्यान रखना है अपना। हिंडनबर्ग रेखा इंपॉर्टेंट है,
ये आपके जर्मनी और पोलैंड के मध्य यहाँ पर खींची गई है। 38वीं समांतर रेखा 38 पैरेलल लाइन, यह आपकी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के मध्य है। 4th है आपका मेनरीय रेखा, यह आपकी रूस और फिनलैंड इनके मध्य यहाँ पर खींची गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट का ए, सेकंड बी, थर्ड का डी और फोर्थ का सी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ए बी डी सी। इसके साथ साथ आपने कुछ इम्पोर्टेंट रेखाएं ध्यान रखनी है। हाल ही में भारत पाकिस्तान के मध्य बहुत इसमें विवाद यहाँ पर चल रहा है। तो भारत पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ आप ध्यान रखेंगे, इससे पहले भी एक क्वेश्चन बन चुका है। ऑप्शन में था आपका भारत और बांग्लादेश। तो तत्कालीन यह उस समय जब यहाँ 19 या खींची गई रेखा थी, उस समय जो बांग्लादेश था आपका पाकिस्तान का भाग था। तो बांग्लादेश के मध्य भी भारत बांग्लादेश के मध्य रेड क्लिफ रेखा है। इसके अलावा मैकमोहन रेखा आप ध्यान रखेंगे, यह आपकी भारत और चाइना के मध्य यहाँ पर है। जो पिछला अपर पीसेस का प्री एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन बना था कि मैकमोहन रेखा कहाँ पर खींची गई, तो ये आपकी अरुणाचल प्रदेश में खींची गई थी। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप। इसके साथ साथ 49वीं समांतर रेखा है, यह आपकी यूएसए और कनाडा के मध्य यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में असंगत को चुनें। तो फर्स्ट है आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। एस्किमो, कनाडा में यह जनजाति पाई जाती है। सेकेंड है माओरी, राइट हो जाएगा न्यूजीलैंड। थर्ड है याकू, ये आपकी टुंड्रा क्षेत्र जो रीजन है हमारा टुंड्रा, इसी से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी जुलू, या बोत्सवाना की नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। ये आपकी साउथ अफ्रीका जो कंट्री है यहाँ पर निवास करती है। अफ्रीका महाद्वीप में यह देश आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो ध्यान रखेंगे आप, सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद जो कि अथर्ववेद का यहाँ पर भाग है। क्रॉस चेक करेंगे आप, अथर्ववेद या अथर्ववेद का ही यह भाग है। एक सेकेंड, अथर्ववेद का ही यहाँ पर ये उपनिषद है। इसके साथ साथ इसके अलावा क्वेश्चन बन सकता है प्रश्नोपनिषद आप नोट करेंगे, यह भी अथर्ववेद का उपनिषद है। साथ ही साथ मांडुक्य उपनिषद, मुंडको से आप ध्यान रख लें, मांडुक्यो भी अथर्ववेद का उपनिषद है। साथ ही साथ में हम कुछ और भी इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट हम नोट करेंगे। यजुर्वेद, इसके जो उपनिषद हैं हमारे ईशावास्य उपनिषद भी इसी का है, यजुर्वेद का। और इतना डीप नहीं पूछेगा, अगर इसका संबंध पूछे तो ये आध्यात्मिक ज्ञान से संबंधित है। नेक्स्ट सामवेद, इससे आप ध्यान रखेंगे पंचविश, ये ब्राह्मण ग्रंथ हैं आपके पंचविश और षड्विश। साथ ही में उपनिषद की बात करें अगर तो छांदोग्य उपनिषद तथा जैमिनीय, इसके उपनिषद यहाँ पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित अनुच्छेद है, आर्टिकल बताना है आपने। जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है यहाँ पर, इसको आपने बताना कौन से आर्टिकल में इसका उल्लेख यहाँ पर किया गया है। तो आर्टिकल 312 हो जाएगा, जो अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। और इसके सृजन का जो अधिकार है यह राज्यसभा के पास है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखेंगे आप। साथ ही साथ में आर्टिकल 123 की बात करें, यह आपकी राष्ट्रपति की, प्रेसिडेंट की अध्यादेश शक्ति हो जाएगी। और आर्टिकल 213 है, यह राज्यपाल की।
राज्यों में राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति जब विधायिका या फिर संसद या फिर विधानसभा या विधानमंडल की बात करें हम राज्यों में, जब वह सेशन में आना हो और किसी विषय पर कानून बनाना बहुत ही ज़रूरी हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति या राज्यपाल अध्यादेश की शक्ति इनके पास होती है कानून बनाने की। इसका भी सेम प्रभाव होता है जो आपके एक अधिनियम का होता है, जो संसद के द्वारा या विधानमंडल के द्वारा पारित किया जाता है। इसकी जो वैलिडिटी होती है, आपकी वैलिडिटी मान सकते हैं 6 माह और प्लस 6 सप्ताह, क्योंकि 6 माह के अंदर संसद या विधानमंडल से इसको पारित करवाना होता है, नहीं तो यह समाप्त माना जाता है, निष्प्रभावी माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से महानदी की सहायक नदी नहीं है। तो ध्यान रखेंगे आप, शिवनाथ व ईब, मांड, तेल, ये तीनों आपकी महानदी की सहायक है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा आपका, दामोदर, यह आपकी महानदी की सहायक नदी नहीं है। इसके अलावा महानदी की अन्य सहायक है हसदेव, ओंग और जोंग, तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं। ये तो आप ध्यान रखेंगे, तेल और मांड, शिवनाथ व ईब, ये इम्पोर्टेंट है आपके। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव यहाँ पर हुआ था। तो स्वदेशी आंदोलन 1905 में जो बंगाल में यहाँ पर हुआ था, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल को तोड़ने के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता को यहाँ पर तोड़ने के लिए यहाँ पर जो बंगाल विभाजन किया गया था, उसी के परिणाम के चलते स्वदेशी आंदोलन यहाँ पर चलाया गया था। इसी के चलते नरम दल और गरम दल का उद्भव यहाँ पर हुआ था 1907 में, जब कांग्रेस का विभाजन यहाँ पर हो गया था। सूरत अधिवेशन की बात करेंगे हम, सूरत अधिवेशन यहाँ पर हुआ था। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे, प्रमुख जो गरम दल के नेता थे, ट्रिक से याद रख सकते हैं, लाल, बाल, पाल और घोष। लाल से हो जाएगा लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, ये यहाँ पर प्रमुख गरम दल के नेता थे। तो इन्होंने ही जो सूरत अधिवेशन हुआ था, यहाँ पर इनमें विभाजन हो गया था नरम दल और गरम दल के मध्य। नेक्स्ट है हमारा, प्रशांत महासागर में कौन सी महासागरीय धारा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है उत्तरी प्रशांत धारा, ये प्रशांत महासागर से संबंधित है। सेकंड है कैलिफोर्निया, ये प्रशांत महासागर से संबंधित है आपकी। जो आपकी थर्ड है क्यूरोसियो, यह भी ये महासागरीय धारा पूछ रहा है यहाँ पर, तो क्यूरोसियो आपकी हो जाएगी प्रशांत महासागर में। एक सेकंड, आप ध्यान रखेंगे, प्रशांत महासागर में ये तीनों ही हैं, यहाँ पर नहीं करेंगे आप। उत्तरी प्रशांत धारा, यह भी प्रशांत महासागर से संबंधित है। कैलिफोर्निया, यह भी प्रशांत महासागर से संबंधित है। थर्ड है क्यूरोसियो, यह भी आपकी महासागरीय धारा है प्रशांत महासागर से। जो ऑप्शन नंबर डी है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप, जो बेंगुएला की धारा है, ये आपकी दक्षिणी जो सदर्न अटलांटिक ओशन आपका है, उसकी जलधारा है। और ध्यान रखेंगे एक ठंडी जलधारा है, जबकि ये तीनों ही गर्म जलधारा हैं आपकी, और तीनों ही प्रशांत महासागर से संबंधित है, कैलिफोर्निया, क्यूरोसियो और उत्तरी प्रशांत धारा। प्रशांत महासागर के प्रमुख महासागरीय धारा है उत्तरी प्रशांत जो धारा है आपकी, और यह उत्तरी प्रशांत महासागर के पश्चिम में फिलीपींस से शुरू होकर जापान के पूर्वी तट के साथ उत्तर पूर्व दिशा में यह बहती है। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है। तो ध्यान रखना आपने, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यजुर्वेद। यजुर्वेद में कृष्ण अयस के नाम से इसका उल्लेख किया गया है। लोहे का सर्वप्रथम साहित्यिक यहाँ पर जो उल्लेख हुआ है कृष्ण अयस के नाम से, यजुर्वेद में यहाँ पर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी।
आपने लोअर पीसीएस के प्री एग्ज़ाम में भी यहाँ पर जो 11 मई को यहाँ पर हुआ था उत्तराखंड में, आपने वहाँ पर देखा होगा कौशाम्बी पूछ रखी थी राजधानी। तो यह आपकी वत्स जो महाजनपद है इसकी राजधानी थी यहाँ पर। इसी प्रकार मगध की राजधानी, प्रारंभिक राजधानी पूछ रहा है, ये राजगृह गिरिब्रज हो जाएगी, जो कि बाद में पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दी गई थी। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पाटलिपुत्र किसके समय यहाँ पर बनाई गई थी। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी रविन्द्रनाथ टैगोर की कृतियाँ हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका द क्रिंसेट मून, ये भी आपके रविन्द्रनाथ टैगोर की कृति है। द पोस्ट ऑफिस और गोरा, ये तीनों ही आपकी इनकी कृतियाँ हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 14 है यहाँ पर हमारा, विधि का शासन। विधि का शासन और कानून के समान संरक्षण की बात यहाँ पर की जाती है आर्टिकल 14 के अनुसार। तो विधि के शासन का अर्थ हो गया यहाँ पर, जब भी विधि को लागू किया जाएगा तो सभी के साथ यह समान व्यवहार यहाँ पर करेगा, और किसी भी आधार पर जो जाति और लिंग हो गया इसके आधार पर यहाँ पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो पूर्ण नियंत्रण ये विधायन सत्ता पर आर्टिकल 14 लगाता है। आर्टिकल 17 आपका उपाधियों से संबंधित हो गया। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पेट्रोलियम क्षेत्र नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो बराक घाटी है आपकी, ये आपकी पेट्रोलियम से संबंधित क्षेत्र नहीं है। नाहर कटिया आपका पेट्रोलियम क्षेत्र है। सुरमा घाटी आपकी पेट्रोलियम क्षेत्र, और डिगबोई यह आपकी असम में है, ध्यान रखेंगे आप। बराक घाटी आप ध्यान रखेंगे चाय से संबंधित है, बराक घाटी चाय से संबंधित है, असम में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1973 में, 1973 में सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम इसकी यहाँ पर शुरुआत की गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कानून बनाने की शक्ति का केंद्रीकरण किस अधिनियम के माध्यम से यहाँ पर किया गया था? तो इसमें हम देखेंगे 1861 का जो भारत शासन अधिनियम यहाँ पर था, यहाँ कानून बनाने की शक्ति का केंद्रीकरण इस अधिनियम के द्वारा किया गया था। इसी के साथ साथ जो अध्यादेश लाया गया था, अध्यादेश की शक्ति गवर्नर जनरल के लिए या वाइसराय के लिए इसी भारत शासन अधिनियम 1861 के द्वारा यहाँ पर दी गई थी। 1813 का चार्टर एक्ट देखें, इसमें प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए शिक्षा पर यहाँ पर खर्च करने होंगे। और 1833 का चार्टर एक्ट है, यह जो भारत का जो बंगाल का गवर्नर जनरल था यहाँ पर, उसको भारत का गवर्नर जनरल उसका नाम किया गया। पहले बंगाल का गवर्नर जनरल यहाँ पर था जो कि, और 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से भारत का गवर्नर जनरल इसका नाम कर दिया गया। 1919 का भारत शासन अधिनियम, यह आपका जो आप ध्यान रखेंगे इसमें 1919 भारत शासन अधिनियम, इसके तहत जो केंद्र स्तर और प्रांत स्तर पर यहाँ पर कुछ विषय बांटे गए थे, इससे संबंधित है। तो इस प्रकार आज के हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर डिटेल से यहाँ पर देखे हैं। इसी के साथ साथ आगे हम ये सीरीज़ कंटिन्यू रखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे और आपको काफ़ी हेल्प इससे होगी। इनकेस अगर कोई यहाँ पर त्रुटि हमारे द्वारा होती है तो आप उसको एक्स्ट्रा उसमें देख सकते हैं, अपने साइड से भी आप देखते रहेंगे, तभी आपको इसमें फ़ायदा होगा। तो धन्यवाद। अगर आपको क्लास अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।